हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू सिविल क्वेश्चन। जैसा कि हमने अभी अपने नेबरहुड में देखा है कि अभी रिसेंट इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। ये मेजर इलेक्शंस थे आफ्टर दी जिंजी रिवोल्यूशन इन नेपाल। सो नेपाल में इस समय बलेंद्र शाह ने बीट कर दिया है केपी शर्मा ओली को, जो पिछले 4 बार से प्राइम मिनिस्टर रहे थे नेपाल के। ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लीडर हैं और एकदम न्यू एंड एनर्जेटिक लीडर हैं। आइए देखते हैं कि क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया पे। सो इंडिया नेपाल इलेक्शंस में 2026 जो कि बलेंद्र शाह ने डिफीट किया है केपी शर्मा ओली को इन साफा कॉन्स्टिट्यूंसी, और एक बहुत मेजर मेजोरिटी से इन्होंने इस इलेक्शन को जीता है। आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पूरी मतलब बहुत सारी पार्लियामेंट सीट्स को जीत लिया है, और लगभग यही अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इनकी पार्टी ने एक मेजोरिटी हासिल कर ली है। फिर पोस्ट प्रोटेस्ट के बाद ये 2025 में जो यूथ अपराइजिंग का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद पहला ये इलेक्शन है जिसमें वोटर्स का एंगर साफ साफ देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी ट्रेडिशनल पार्टियां थीं, ऑल द ट्रेडिशनल पार्टीज को रिजेक्ट कर दिया है। और इस बार एक नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नए लीडर को इन्होंने मौका दिया है। रिफॉर्म एजेंडा में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट फॉर एंटी करप्शन एंड चेंज। इस समय एंटी करप्शन में सबसे ज़्यादा जो लिप्त जिसने सपोर्ट उठाया है, उसी को इस बार जनता ने मौका दिया है। एंटी करप्शन एंड चेंज को लेकर इन्होंने वोटिंग की है, और ये जनरेशनल शिफ्ट माना जा रहा है इन नेपाल्स पॉलिटिक्स ऑब्वियसली। फिर देखा जाता है कि इंडिया नेपाल रिलेशंस में क्या है, हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया के लिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ओपन बॉर्डर है। भाई 1770 किलोमीटर की लॉन्ग इंडिया नेपाल बॉर्डर है, जिसमें फ्री मूवमेंट अलाउ किया जाता है। आप सिर्फ इंडिया का कोई भी आईडी कार्ड, भले ही वो आधार कार्ड क्यों ना हो, उसको आप अगर होल्ड करते हैं तो आप फ्री मूव कर सकते हैं नेपाल। ठीक है, जिसमें पीपल टू पीपल मूवमेंट एंड पीपल टू पीपल टाइज बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर सिक्योरिटी कॉपरेशन है। जो रिक्रूटमेंट होती है इंडियन आर्मी, वो नेपाल से होती है। ठीक है, मेजरली नेपाल से होती है, उसमें उत्तराखंड के भी लोग होते हैं, बट मेजरली नेपाल से गोरखा रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट होती है इन दी इंडियन आर्मी। फिर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा नेपाल के साथ हमारा रहता है। फिर जियो बफर, अगर हम देखें, जियो एक बफर क्रिएट होता है नेपाल की वजह से, क्योंकि नेपाल एक्ट एज अ जियो बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओरिएंटेशन इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बफर जोन में है। अगर ये जिसकी तरफ इंक्लाइन करेगा उसका पलड़ा भारी हो जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बफर स्टेट। नेपाल इज क्रूशियल फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी टू। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी से नेपाल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्टनर है इन इंडिया। अच्छा, ये जो की टेक अवेज होते हैं, इनको ज़रूर नोट भी किया जा सकता है। ठीक है, इनको नोट कर लिया करिए। नेपाल इज क्रूशियल फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी। फिर नेपाल पॉसिबल फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट क्या हो सकता है, क्योंकि बलेन शाह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक न्यू पॉलिटिकल जनरेशन को, तो इसमें क्या एक नया पॉलिटिकल शिफ्ट फॉरेन पॉलिसी में आ सकता है। सबसे पहले तो बैलेंस्ड डिप्लोमेसी इनका जो लाइकली ट्रेंड रहने वाला है, जिस तरीके से इन्होंने वक्तव्य दिए हैं उस हिसाब से ये बैलेंस डिप्लोमेसी रखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में। फिर इम्फेसिस करेंगे नेशनल सोवरेंटी के ऊपर। ऑब्वियसली सबको करना चाहिए, क्योंकि नेशनल सोवरेंटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी किसी एक सिंगल पावर पे, और ये मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हुए नेशनल सोवरेंटी को अपना होल एंड सोल एम्फेसिस देंगे। अच्छा, नेगोशिएट करेंगे ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स को बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल रीवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड एंड एड डील्स। ऑब्वियसली ताकि अपने नेपाल के लिए बहुत अच्छी डील और बहुत अच्छी एड ले आ सकें। ठीक है, ये नेशनलिस्ट रिटोरिक क्रिटिकल ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना। ऑब्वियसली जो अपने नेशन के लिए जो आवाज़ उठाता है, वो बोथ दी सुपर पावर्स या बोथ दी जो रीजनल सिंगल पावर जो पावर्स हैं, जैसे इंडिया और चाइना, उनको लेके क्रिटिकल रहते हैं, ऐसा देखा गया है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया नेपाल रिलेशंस पे, वो हम देख लेते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ये हो सकता है कि इंडिया विल फोकस ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे नेपाल में, ताकि प्रोटेक्ट कर सके ट्रेड को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो हमने बनाए हैं, क्योंकि हमने जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना होगा ताकि गुडविल हमारी बनी रहे। फिर पीएम मोदी ने तुरंत कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है नेपाल को, और रिटरेटेड कॉपरेशन का सपोर्ट भी दिखाया है। मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि एरियाज़ में कोऑपरेशन अपना बढ़ा सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अपना कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो हम बिल्डअप कर सकते हैं वहाँ पे। ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट्स हम वहाँ पे खोल सकते हैं, ताकि ट्रेड और ट्रांजिशन बहुत आसानी से किया जा सके। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी जैसा कि रेलवेज और हाईवेज के द्वारा है, उसको और हम सब इन्हांस कर सकते हैं ताकि पीपल टू पीपल रिलेशंस बने। पॉसिबल चैलेंजेस क्या होंगे हमारे सामने, वो ये होंगे कि राइज ऑफ नेपाली नेशनलिज्म। अच्छा, नेपाली नेशनलिज्म में का अगर राइज होता है तो वो किसी भी सिंगल या डोमिनेंट पावर को अपने नज़दीक नहीं आने देते। दैट्स वाई एक चैलेंज बन के उभरेगा, जो कि नेपाली नेशनलिज्म अगर बहुत ज़्यादा पीक करता है तो। डिबेट हो रही है कि 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसको लेके एक डिबेट चल गई है कि इंडिया नेपाल जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको रीवैल्यूएट कर सकती है जो करंट रिजीम आई है वो।
ठीक है, तो ये एक बड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है कि हमारा एक नियर टू डियर फ्रेंड वो हम खो सकते हैं अगर कोई नेगेटिव स्टैंस आता है तो इस फ्रेंडशिप ट्रीटी पे। फिर कंपटीशन विद चाइनाज बिल्ट एंड रूड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली नेपाल इसका सिग्नेटरी है, नेपाल में चाइना ने काफ़ी हेविली इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये सारे हमारे लिए एक बड़े चैलेंजेस बन के उभर सकते हैं। इंडिया टू इंगेज डिप्लोमेटिकली एंड प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक टाइज विद नेपाल, ये हमारा की टेक अवे रहेगा। ठीक है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इंडिया के लिए भाई, इंडिया कैसे बेनिफिट कर सकता है इन चेंजिंग नेपाल। ठीक है, तो वो हो सकता है कि इंगेज दी न्यू यूथ लीडरशिप अर्ली। भाई अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस न्यू यूथ लीडरशिप से आप इंगेजमेंट बढ़ा दीजिए, ताकि आप अपनी गुडविल पहले स्थापित कर सकें। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करिए नेपाल की जो इमर्जिंग लीडरशिप है उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करिए, ताकि वो आप में भरोसा दिखाएं, उनको ऐसा ना लगे कि आप बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखा के बुली कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको करना होगा। ठीक है, फिर एक्सपेंड करना होगा डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप को। ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हमको फंड ज़्यादा करना होगा, रोड्स एंड कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा हमको। फिर प्रमोट करना पड़ेगा पीपल टू पीपल टाइज को, ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बना हुआ रहे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पीपल टू पीपल टाइज। अगर पीपल यानी लोग वहाँ के हमारी तरफ आकर्षित रहेंगे, हमारी तरफ एक दोस्ती की भावना रखेंगे, तो मजबूरन गवर्नमेंट को भी रखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड टू द पीपल। सो स्ट्रेंथन कल्चर, एजुकेशन और ट्रेड लिंक्स। जैसे ही हम ट्रेड लिंक्स, कल्चर और एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे नेपाल में, वैसे ही हमारा पीपल टू पीपल टाइज वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है, इंडिया ने बूस्ट कर दी है टाइज, इंडिया टू बूस्ट टाइज विद न्यू जनरेशन और इकोनॉमी फॉर नेपाल। वो नई जनरेशन के साथ और इकोनॉमी के साथ इंडिया को बूस्ट करना है अपने टाइज को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ओके।